Welcome बच्चों, this will be the lecture number 7 from the chapter of some basic concept of chemistry. नमस्कार, आज हम लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट। पिछली क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट का बेस तैयार कर लिया है। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला एटॉमिक मास सारी चीजें क्लियर कर ली थी। उसके बाद आज हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में देखेंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक बार जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है वो पूरा हो जाए। 7वां लेक्चर है ये, 8वें और 9वें लेक्चर के में या फिर उसके बाद जो आखिरी 10वां लेक्चर आएगा उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट के, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, लिमिटिंग रिएजेंट के, परसेंटेज कंपोजिशन के, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस करेंगे। एक या दो लेक्चर पूरे पूरे हम डेडिकेट करेंगे। 7th और 8th लेक्चर हम डेडिकेट कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, और 9th और 10th लेक्चर आएगा हमारा किसके लिए, हमारा मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। वो मुझको आधे घंटे का टॉपिक है, वो हम करेंगे। वो हम शुरू करेंगे 11th लेक्चर में, और 11th लेक्चर में ही हम शुरू कर देंगे आपका कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म जिस दिन मैं हेडिंग डाल दूंगा उस दिन आप समझ जाइएगा कि अब ये चैप्टर हो गया है खत्म और नया चैप्टर इसी में ऐड हो रहा है, वो है सॉल्यूशन। क्लास 12th का सॉलिड स्टेट के बाद का दूसरा चैप्टर ये कहा जाता है। कई बच्चे इसको पहले चैप्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो लोग सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ते उनके लिए पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट नहीं होता, सॉल्यूशन होता है क्लास 12th में। तो हम ये चीजें इंक्लूड करेंगे और 11th लेक्चर से हमारा सॉल्यूशन चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। और ये सारी चीजें मोल, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे बेटा, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो अगले 10 से 15 लेक्चर जितने भी आपके सॉल्यूशन वाले फेज के आने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री वाले पार्ट के आने वाले हैं, उसमें मोल, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो आपको आने ही चाहिए, तो वो भी हम पढ़ाएंगे। तो उम्मीद के मुताबिक हमारा यह चैनल चल रहा है, 150 लोग देख रहे हैं। उम्मीद है कि इससे ज्यादा लोग देखेंगे, लेकिन जिनके लिए मैंने चैनल खोला था वो इतने ही बच्चे हैं, वो इतने ही बच्चे हैं। इसके बाद मुझको कई सारे कॉल्स आ रहे हैं इस समय, कई सारे बाहर के बच्चे ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और बस बात यह है कि कई बार मुझको शक होता है कि कई बार ऐसे भी स्कैम वाले भी लोग आ जाते हैं कि अपने ग्रुप में ज्वाइन करा लीजिए, और उनकी बातचीत से ही लग जाता है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम एक बार कॉल तो कर लें आपके साथ, तो वो कॉल करने से मना करते हैं। जैसे वो कॉल करने से मना करते हैं तो मैं डर जाता हूँ कि भैया इनको अपने ग्रुप में ऐड नहीं करना। अगर मैं किसी से आधार कार्ड मांगूं, वैसे आपको दे देना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइडेंटिटी आज तो हमारी यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, आधार कार्ड सबके पास होती है। तो लेकिन मुझको थोड़ा सा वो है कि मेरे पर्सनल जो मेरे बच्चे हैं उनका नंबर कहीं लीक ना हो, कोई गलत यूज ना करे, कोई चैट उनकी ना पढ़े, या फिर मेरे डीपीपी कोई लेके कहीं किसी को उसको मिसयूज ना करे, मेरा नाम खराब ना करे। इस वजह से मैं किसी भी ऐसे अंगू मंगू चंगू को ग्रुप में ऐड जल्दी जल्दी नहीं करता हूँ। काफी सारी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, कम से कम 30 से 35 रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, मैं ऐड नहीं कर रहा। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा उसमें से कैसे मैं छाटूं। मैं कई बार कॉल करने की कोशिश किया तो कॉल, कई उनमें 35 लोग जो हैं, कई लोग कॉल नहीं उठा रहे, और जो कॉल उठा रहे हैं तो उनकी बात मुझको सही नहीं लग रही। तो उसमें कई ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरे पुराने हमदर्द भी हो सकते हैं उसमें, है ना। तो वो भी ग्रुप में ऐड होना चाह रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत मजा आने वाली है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो आज तो गर्दा उड़ा देगा, गर्दा उड़ा देगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं और अपना पहला टॉपिक आज का डालते हैं, स्टीशियो। भैया स्पेलिंग देख लियो, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। थोड़ी सी दवाई कर रहे हैं बेटा खांसी की, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा सब्र करिएगा। ये क्या होता है सर, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है? ये तो कुछ नाम बड़ा भयंकर लग रहा है सर, है ना। ये क्या है सर, आइए आपको दिखाता हूँ। एक छोटी सी रिएक्शन लेते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन लेते हैं।
छोटी सी रिएक्शन मैं ये लेता हूं कि भाई N2H2 मिल के बना रहा है तुम्हारा NH3। बैलेंसिंग करनी आती है, क्लास 10th में पढ़ाई गई थी। बैलेंसिंग करनी आती है, क्लास 10th में पढ़ाई गई थी। तो बैलेंसिंग करने के लिए जो नंबर्स का आप यूज करते हो उन्हीं को हम लोग स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और इन्हीं कोफिशिएंट की कैलकुलेशन, इन्हीं कोफिशिएंट की रिलेटेड कैलकुलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं कैलकुलेशंस को हम लोग कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या कहते हैं? स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अगर मैं इसको कहूं कि बेटा बैलेंस करके दिखाओ, तो मेरा चिन्नू मुन्नू गुन्नू बताओ इसको बैलेंस करो। N2H2 क्या करें? अरे ये तो रटा ही होगा यार, यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे 3 लगा दें और यहाँ पे 1 ही रहने दें। अगर कुछ नहीं लिखा होता है किसी मॉलिक्यूल के आगे तो उसके आगे क्या है? 1 है। उसके आगे क्या है? 1 है। तो ये कर दिया। अब ये रिएक्शन, अब ये बैलेंस रिएक्शन तुमको एक जनरल रिएक्शन, तुमको एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही है। अच्छा, तीनों ही तीनों गैस हैं। तीनों ही तीनों क्या है? गैस है। ये भी क्या है? गैस है। और ये भी क्या है? गैस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट किया होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से और मिलके बनाया होगा, सॉरी 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से और मिलके बनाया होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH2? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 जब रिएक्ट किया होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से, तो मिलके बनाया होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया तो जानते हो ना, इसको अमोनिया बोलते हैं। इसको नाइट्रोजन गैस, इसको हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा सर, इतना ही है क्या? नहीं सर, मैं ये भी कह सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के एटम कितने थे? इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के एटम कितने थे? 2 एटम थे। कितने एटम थे? 2 एटम थे। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 एटम्स इन आ N2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट किए कितने H2 एटम से? H2 एटम कितने हैं भैया? H2 एटम कितने हैं? H2 एटम देखे जाएं तो यहाँ पे 6 एटम होंगे। कितने टोटल एटम होंगे? तो मैं कहूंगा 6 एटम इन आ H2 गैस, H2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट किए होंगे तो कितने एटम बने होंगे प्रोडक्ट में? N का 1 है, H के 3 है और उसका भी 2 गुना, मतलब 4 का 2 गुना। 4 टोटल 4 एटम है ना, 4 का 2 गुना 8 एटम। 8 एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल बनाए होंगे। 8 एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल बनाए होंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2 + 6 8। ये तो होना ही था क्योंकि आपको एटम ही तो बराबर करने थे, आपने कर दिए थे बैलेंसिंग करके, ये है ना। क्या इसको और भी कुछ लिख सकते हैं सर? आपको बताता हूं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ N2 जब रिएक्ट किया होगा 3 मोल ऑफ H2 से, तो मिलके बनाया होगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। 2 मोल ऑफ अमोनिया। सर कैसे कह सकते हैं? अरे याद करो यार, मैंने बताया था ना, एक एटम, एक मॉलिक्यूल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है तो वो किसके बराबर होती है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। किसके बराबर होती है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और क्या एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के बराबर नहीं होता था? तो क्या मैं 1 मॉलिक्यूल को मैं 1 मोल नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या 1 मॉलिक्यूल को मैं 1 मोल नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट किया किससे? 3 मोल ऑफ H2 गैस से और बना दिया 2 मोल ऑफ अमोनिया। 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या मैं इसको एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में लिख सकता हूं?
यस सर, कैसे? 1 मोल में कितना एवोगैड्रो नंबर होता है? 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ N2 रिएक्ट किया 3 एवोगैड्रो नंबर, Na मतलब जानते हो ना, एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2 से, तो मिलके क्या बना दिया? 2 मोल ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया। क्या मैं इसको क्या कहते हैं, लीटर के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ क्या? लीटर के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि बेटा गैस को क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके उसको हम लोग लीटर में ही नापते हैं। हम लोग क्या नापते हैं? लीटर में ही नापते हैं। क्या इसको मैं इस रिएक्शन में क्या मैं लीटर वाला टर्म भी ले सकता हूँ क्या? यस सर। अगर एसटीपी की बात की जाएगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की जाएगी, तो मैं ये भी कह सकता हूँ। अच्छा, दो चीजें थी, 1 मोल 22.4 के भी बराबर था और 1 मोल 22.7 के भी बराबर था, ओल्ड एसटीपी और न्यू एसटीपी। मैं आपको होमवर्क भी दिया था। आपकी एनसीईआरटी में 22.7 लीटर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 22.7 लीटर, और ये न्यू एसटीपी के हिसाब से होता है। किस हिसाब से होता है? न्यू एसटीपी के हिसाब से। तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं ये लिखूंगा कि भैया 22.7 लीटर ऑफ N2 जब रिएक्ट किया, N2 जब रिएक्ट किया किससे? 3 इंटू 22.7 लीटर ऑफ H2 से, तो बना दिया 2 इंटू 22.7 लीटर ऑफ अमोनिया, ऑफ अमोनिया। सर ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये क्या है सर? यही तो कैलकुलेशन है बेटा, यही तो कैलकुलेशन है। मैंने एक रिएक्शन की पूरी हर तरीके से आपको निकाल के दिखाया। क्या किसी और तरीके से दिखा सकते हैं इसको? और तरीके से इतना ही काफी होगा, इतना ही काफी होगा। हाँ ठीक है, इतना ही काफी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बड़े अच्छे से आपको मैंने सिखा दिया बेटा। क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1 मॉलिक्यूल N2 रिएक्ट कर गया 3 मोल ऑफ H2 से, ऐसे क्वेश्चन आएगा। 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गया 3 मोल ऑफ N2 से, तो बताओ उसमें कितने एवोगैड्रो नंबर बने होंगे? कितने एवोगैड्रो नंबर बने होंगे? यहाँ पे 2 इंटू कर देना है ना। कितने एवोगैड्रो नंबर बने होंगे? तो तुम कहोगे कि भैया 2 एवोगैड्रो नंबर बने होंगे। कितने बने होंगे? 2 एवोगैड्रो नंबर बने होंगे। कोई पूछ देगा कि भैया 1 मोल ऑफ N2 तुम्हारा रिएक्ट किया 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ, तो बताओ तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल बने होंगे अमोनिया के? तो तुम ये बता दोगे, तुम ये बता दोगे। तो ये बताए जिगजैग करके आपसे पूछेगा। ये इंफॉर्मेशन नोट करिएगा, ये कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। एक बार अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया तो आपको ये चीजें लिखनी आनी चाहिए, ये चीजें लिखनी आनी चाहिए। और एक बात और, कहीं पे भी आपको ग्राम एटम लिखा दिखे, ग्राम एटम लिखा दिखे, तो इसको हमेशा मानना 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, ठीक है। और कहीं पे आपको ग्राम मॉलिक्यूल लिखा दिखे, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा दिखे, तो आप इसको मानना 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल। अगर बेटा इसका कहीं उल्टा दिखे कि एटम आगे और ग्राम पीछे, ऐसा कहीं दिखे, तो वो 1 मोल नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है बेटा। कई बार आपको बड़े एग्जाम्स में इसको फंसाया जाता है कि 1 मोल को ऐसे भी लिख के दे देता है कि ग्राम एटम करके, ग्राम मॉलिक्यूल करके, तो उसको आपको यहाँ पे याद करना होगा। अब यहाँ पे मैं 1 मोल की जगह मैं ग्राम एटम की भी बात कर सकता, तो ग्राम एटम नॉर्मल एटम की तरह नहीं होता, नॉर्मल एटम की तरह नहीं होता, बस डिनोशन है कि 1 मोल को हम लोग ग्राम एटम भी बोल सकते हैं, 1 मोल को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। इसको नोट करिएगा। और एक बात और, 1 मोल का जितना मास होता है इसको हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर मास। और 1 मॉलिक्यूल का जितना मास होता है,
एक मॉलिक्यूल का जितना मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको नोट करिएगा, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, बड़ी चीजें चलती रहती हैं दिमाग में। ठीक है, इसको प्लीज नोट करिएगा और आगे बढ़ेंगे, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, अरे इतना अच्छा लिखा हुआ मिटाने का मन नहीं कर रहा वैसे, लेकिन मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आइए आइए, अगला टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट का है, लिमिटिंग रिएजेंट। आइए इसी रिएक्शन से सीख लेंगे जो अभी बनाई थी, है ना, इसी से सीख लेंगे। अच्छा, इसको इसको जो कैलकुलेशन होती है इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, एनालिसिस भी बोलते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब अमाउंट का स्टडी की जा रही है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो टॉपिक डालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ये पढ़ा रहने देते हैं ऊपर टॉपिक। ठीक है, टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यही जो रिएक्शन थे इसको दोबारा लेते हैं, N2 + 3H2 और मिलके बना रहे हैं 2 अमोनिया। ये तो हो गई आपकी जनरल रिएक्शन, ये तो हो गई आपकी जनरल रिएक्शन, जनरल बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन। और ये जनरल बैलेंस्ड रिएक्शन आपको ये बता रही है कि 1:3 के रेशियो में जब रिएक्टेंट बना अपना रिएक्ट करता है तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रेशियो है वो 1:3:2 का है। मतलब सर 1 मोल या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 3 मोल या फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट करेगा 2 मोल, सॉरी रिएक्ट करेगा आपस में तो बनाएगा 2 मोल ऑफ अमोनिया या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये रेशियो आपका फिक्स है, ये रेशियो आपका फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। अब आप लैब में गए, कहां गए आप? लैब में गए और आपका वहां पे एक टीचर खड़ा था, आपका वहां पे एक टीचर खड़ा था जिसका नाम था गिरधारी लाल, कुछ तो कह दें, उस्ताद बोल देते हैं, उस्ताद हैं ये, क्या है? उस्ताद, उस्ताद। सारे बच्चे इनको उस्ताद उस्ताद कह के बुलाते हैं क्योंकि ये टीचर समझाता बड़ा अच्छा है, तनके से, है ना, उस्ताद बोलते हैं सर। तो ये टीचर आपके लैब में आया और कहा कि अरे तुम लोग ये जानते हो रिएक्शन, अच्छा इस रिएक्शन का मैं नाम बताऊं, इसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हैबर्स प्रोसेस। और यहाँ पे कुछ Fe और मॉलिबेडनम भी लगता है, एमओ बोलते हैं उसको, मॉलिबेडनम कैटलिस्ट के तौर पे, कैटलिस्ट और कैटलिस्ट के प्रमोटर के तौर पे भी यूज करते हैं। तो ये कुछ कैटलिस्ट और कैटलिस्ट का प्रमोटर इसका साथ में रखा जाता है और रिएक्शन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों वाली चीजें आपने पढ़ी हैं बचपन में 9th 10th में। तो हम बात करें किसी और चीज की, लिमिटिंग रिएजेंट की। लैब में टीचर आया, कहता है तुम लोग बड़े उस्ताद हो, सॉरी हम तो बड़े उस्ताद हैं, आज तुम लोग की उस्ताद बनाते हैं, तुम लोग को भी उस्ताद बनाते हैं और हम तुमको कुछ देने जा रहे हैं, हम तुमको कुछ देने जा रहे हैं। उसने कहा कि N2 जो है ना, N2 गैस, उसको हम तुमको 10 मोल उसके दे रहे हैं। कैसे दिए सर? एक डिब्बे में बंद करके N2 गैस हमको दे दी और उसने कहा कि इसके 10 मोल N2 गैस के इसके अंदर है, मतलब कि 10 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? 10 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। साथ में H2 गैस उन्होंने भर के दे दी हमको और कहा भैया इसका जो है हम तुमको 15 मोल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 15 मोल दे रहे हैं और इसको अपने घर ले जाओ
सॉरी घर ना ले जाओ यार घर कैसे ले जाओगे, घर ना ले जाओ और इसी लैब में तुम हमको अमोनिया बना के दिखाओ और तुम ये बताओ कि अमोनिया का कितना मोल बनेगा, अमोनिया का कितना मोल बनेगा, तुम ये बताओ हमको, तुम ये बताओ हमको। तो बच्चन का इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिएक्ट करवाते हैं पता चल जाएगा। ऐसे कैसे पता चलेगा भैया, देखो जरा। तो भैया रिएक्ट अगर करवाएं, रिएक्ट अगर करवाएं तो इधर थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं रिएक्ट अगर हम करवाएं, देखिए रिएक्ट अगर हम करवाएं तो मतलब कि ये तो बैलेंस्ड रिएक्शन थी हमारी, ये तो बैलेंस्ड रिएक्शन थी कि N2 प्लस 3H2 के साथ रिएक्ट कर गया और मिलके बना दिया दो अमोनिया, ठीक। और लैब में जो हमको दिया गया वो इसके दिए गए हमको 10 मोल, कितने दिए गए कि भैया करके दिखाओ, ये तो जनरल तो तुम जानते हो, ये करके दिखाओ। और इसके 15 मोल और पूछे जा रहे हैं कि अमोनिया कितनी बनेगी, अमोनिया कितनी बनेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है भैया, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट का वो एक कंपोनेंट जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट का वो एक कंपोनेंट जो डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। आइए इसमें से कुछ देखते हैं। जनरल रिएक्शन के हिसाब से जब 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट करता था तो कितना अमोनिया बनाता था, 1 मोल ऑफ N2 जब रिएक्ट करता था तो वो 2 मोल अमोनिया बनाता था। तो अगर सर ने जो हमको दिया है, उस्ताद ने जो हमको दिया है वो 10 मोल दिए हैं, तो 10 मोल N2 से तो हमारे कितने बनने चाहिए, 20 मोल बनने चाहिए, 20 मोल NH3 बनने चाहिए, ठीक है, 20 मोल NH3 बनने चाहिए। अच्छा, अगर H2 के हिसाब से देखें, अगर H2 के हिसाब से देखें तो हमारा क्या होना चाहिए, H2 के हिसाब से जब 3 मोल H2 गैस जब रिएक्ट करती थी तो बनते थे 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये बताओ अगर उस्ताद ने 15 मोल दे दिए हैं, कितने मोल दे दिए हैं, 15 मोल दे दिए हैं आपको H2 गैस के, तो बताइए अमोनिया कितनी बनेगी, बताइए अमोनिया कितनी बनेगी। तो इसको 2/3 इंटू 15 कर देंगे, यूनिटरी मेथड, 3 में अगर 2 है तो 15 में कितना होगा, है ना, यूनिटरी मेथड काट देंगे, ये 5 से चला जाएगा, 10 मोल ऑफ अमोनिया, 10 मोल ऑफ अमोनिया। सर ये क्या बवाल है सर, ये तो बवाल समझ ही में नहीं आया। ये जो दूसरा वाला पोर्शन है ये पहले वाले पोर्शन से अलग आंसर दे रहा है। यस सर, यहाँ पे ये 10 मोल दिखा रहा है, यहाँ पे ये 10 मोल दिखा रहा है और यहाँ पे ये 20 मोल दिखा रहा है। तो क्या एक ही रिएक्शन में N2 अलग अमोनिया बना रहा होगा, एक ही रिएक्शन में H2 अलग अमोनिया बना रहा होगा, कहीं पे 20 मोल कहीं पे 10 मोल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक ही बार इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। अब फंसे ये कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, कौन सा सही है और कौन सा गलत, इसमें फंस गए। और यहीं पे हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो अभी जो मैंने आपको बोली मुंह से, 1 कंपोनेंट रिएक्टेंट में अगर देखें तो 2 कंपोनेंट है H2 और N2 गैस, 1 कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट which decide amount of product is known as limiting reagent, तो कैसे पता करें कि N2 और H2 में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कैसे पता करें कि N2 और H2 में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। आइए करते हैं, इधर का मैं मिटाता हूं और आगे आपको समझाता हूं।
सर आइए आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत बच्चों को मैं देता हूँ, बहुत ही मशहूर है, कई टीचर भी इसको यूज करते हैं। किसी भी चीज का आप ले सकते हो। एक मैं बाइक शोरूम का लेता हूँ, बाइक शोरूम का लेता हूँ, बहुत ही फेवरेट है मेरा ये मेरा, अगर इसको ना मैं पढ़ाऊं तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, बाइक शोरूम। बाइक शोरूम तुम्हारा जो है वो मेन रोड पे खुलने वाला है। कहाँ खुलने वाला है? मेन रोड पर। मेन रोड पे बाइक शोरूम खुलने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और बाइक शोरूम के पीछे गली में ही 3-4 फैक्ट्री लगी हुई हैं। मैं 3 फैक्ट्री यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे फैक्ट्री बहुत होंगी। कहीं पे चक्का बन रहा है, चक्का जानते हो ना, व्हील। कहीं पे हैंडल बन रहा है। हैंडल को हिंदी में क्या बोलते हैं बे? हैंडल 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 पता नहीं क्या बोलते हैं, इतनी ज्यादा इंग्लिश सीख ली। व्हील, हैंडल, और कहीं पे बन रहा है इंजन। अरे अगर तुम इंजन की हिंदी बता दो ना, अबे इंजन की हिंदी बताओ बे। अरे अपनी लैंग्वेज बता दो बे, मराठी में बता दो, कुछ बंगाली में बता दो, कमेंट करो। हैंडल, इंजन, ठीक है, चलो ठीक है। मान लो एक दिन में तुम्हारे 500 व्हील बन रहे थे, पर डे 500 व्हील बन रहे थे। हैंडल बन रहे थे हजार हैंडल पर डे बन रहे थे। और इंजन पूरे दिन में केवल 20 इंजन ही बन पा रहे थे, केवल 20 इंजन ही बन पा रहे थे। और आज हम मान लेते हैं, आज कौन सी डेट है भाई? आज कौन सी डेट है? डेट 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 लूप में जीते हैं, लूप में जीते हैं, लूप में जीते हैं। पता नहीं कौन सी डेट है, कुछ है, कुछ 5 सितंबर, तो 5 सितंबर तो भी बीती टीचर डे हुआ है, पता चला। 6 7 8 6 7 8 7 7 या 8 होगी आज, कुछ है ना, 7 या 8 होगी। तो हम मान लेते हैं कि आज है 7 सितंबर। क्या मान लेते हैं? आज है 7 सितंबर, और आज से ही आपका वर्क जो है वो शुरू हुआ है, वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ है। और मालिक ने सुबह ही सुबह 8 बजे आके कह दिया कि भैया कल शोरूम खुलेगा, कल शोरूम का उद्घाटन है। एक दिन में बाइक तैयार करो कुछ, और उनको हम खड़ा करेंगे बाइक के शोरूम में। कल भैया फूल माला चढ़ा के 2-4 बाइक तो होनी चाहिए, ऐसे खाली पंडित जी को बैठा के नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो फूल माला आएगा और कुछ बाइक भी तैयार करो। तो सारे वर्कर्स लग गए, सारे, मैन पावर की कोई कमी नहीं, मैन पावर की कोई कमी नहीं। वाई मैन पावर? वोमेन पावर, वोमेन पावर की भी कोई कमी नहीं, वुमेन पावर की भी कोई कमी नहीं है। और सब लगे हुए जी जान से, सब लगे हुए जी जान से। और यहाँ पे जो हमारा मालिक है, वो मालिक नहीं मालकिन है, बहुत मालिक मालिक हो गया। मैन पावर, मैन पावर है ना, हमारी मालकिन है। हमारी मालकिन ने कहा कि एक बाइक शोरूम खुलेगा, और सारे सारे लौंडे, मतलब कि सारे लड़के लग गए काम करने के लिए, ठीक है। हो गया काम शुरू। तो बाइक तो बननी थी। अब बताओ, ये बताओ, अगले दिन कितनी बाइक खड़ी हो सकती है? अगले दिन कितनी बाइक खड़ी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि 20 बाइक ही अगले दिन शोरूम में खड़ी हो सकती हैं। कैसे बोले तुम? कैसे बोले तुम? कहोगे सर इंजन के बिना काम नहीं चलेगा ना। तो मैं कहूँ चक्के के बिना भी तो काम नहीं चलेगा भाई, हैंडल के बिना भी तो काम नहीं चलेगा। सर इंजन सबसे कम बन रहा है ना, यहीं पे पकड़े ना, यहीं पे पकड़े ना। कि अगर मान लो मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको मैं सी कह दूं, तो मैं कहूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके आपका बाइक बना रहा है, जो कि आपका प्रोडक्ट है। और सी जहां पे इंजन बन रहा था, वहां पे काम सबसे धीमा हो रहा था, वहां पे काम सबसे धीमा हो रहा था। या फिर वहां पे प्रोडक्टिविटी, या फिर ये कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी लेकिन बन ही नहीं रहा था, अमाउंट कम था, अमाउंट कम था। तो जिसका सर, जहां पे अमाउंट कम बन रहा था, जो रिएक्टेंट में जिसका अमाउंट कम था, उसको हम चुनेंगे एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि यहाँ पे बाइक शोरूम में कितनी बाइक खड़ी होंगी, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है कि इंजन कितने हैं। व्हील पड़े रहेंगे एक्स्ट्रा, हैंडल पड़े रहेंगे एक्स्ट्रा, गद्दी पड़ी रहेगी एक्स्ट्रा, कंसोल, मीटर, टंकी सब पड़ा रहेगा एक्स्ट्रा, लेकिन इंजन नहीं है तो गाड़ी कैसे? अच्छा, व्हील भी नहीं होगा तो गाड़ी कैसे? हर चीज के लिए है, लेकिन कंपोनेंट तो वो डिसाइड करेगा ना जो सबसे कम मात्रा में बन रहा है, जो सबसे कम प्रेजेंट है ना। तो भैया बाइक, बाइक बन गई हमारी।
और 20 बाइक हमारी अगले दिन शोरूम में खड़ी हो गई और उद्घाटन हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि इंजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इंजन हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। और इंजन ने डिसाइड किया कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, और इसी चीज को हम लोग उतारने जा रहे हैं अपनी केमिकल रिएक्शन में। अपनी केमिकल रिएक्शन में, जो कि ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वाला मैं क्वेश्चन मिटाता हूं और फिर इस कहानी को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हाँ तो भैया क्वेश्चन हमारा ये था कि लैब में हमको इतना इतना मोल दे दिया गया था और हमको सर दोनों तरीके से निकाल के हमने देखा था, हमको अलग अलग आंसर मिला, हम फंस गए। तो हमने कुछ सीखा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अब उसको सीख के हम वापस अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं और दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अच्छा सर, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट का एक फॉर्मूला देते लिमिटिंग रिएजेंट का मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूं, जो कि है आपका गिवन मोल जो आपको लैब में गिवन हो, जो आपके क्वेश्चन में गिवन हो, अपॉन में स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जिसकी भी ये वैल्यू कम आ जाए, लेस आ जाए, वही आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट। करके दिखाओ सर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। N2 गैस के लिए अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा सर? 10 मोल अपॉन में 1 बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। और सर अगर मैं H2 गैस के लिए यही फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या आ जाएगा सर? 15 अपॉन में 3 गिवन मोल्स। काटें सर, ये आ जाएगा 5 और ये तो है 10 सर, 10। तो कौन सी वैल्यू छोटी है बेटा? 10 की 5 छोटी है। तो H2 हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट और H2 डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। और अभी तो कर चुके हैं कि H2 3 मोल H2 जब होता था, गैस रिएक्ट करती थी तो आपका बनता था 2, ये ऐसे 3 मोल H2 जब रिएक्ट करती थी गैस तो आपका बनता था 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो बताइए, अगर आपके 15 मोल, ये तो कर चुके हैं यार, अभी पीछे तो किए थे, 15 मोल ऑफ H2 गैस अगर दे दी गई आपको तो कितना बनेगा? 2/3 इंटू 15, ये चला जाएगा 10 मोल ऑफ अमोनिया। और ये आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो कोई पूछेगा अमोनिया कितनी बनेगी, तो मैं कहूंगा अमोनिया 10 मोल बनेगी जब आपको दिया जाएगा 10 मोल ऑफ N2 गैस और 15 मोल ऑफ H2 गैस। तो ठीक है, ये है हमारा टॉपिक, इसको देखिए और हम थोड़ा सा और बातें करते हैं, क्लास फिर खत्म करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट आपका वो होता है जो आपका डिसाइड करे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन मोल्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लैब में गिवन होगा, डिवाइड कर दो जो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक रेशियो बना रखा है, जिसकी भी वैल्यू छोटी आएगी वो आपका डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना होगा। N2 यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा। अगर N2 के हिसाब से देखोगे तो भैया हमारा 20 मोल अमोनिया बन रहा था, जो कि गलत है, वो नहीं चलेगा। लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा H2 ही होगा। और ये बढ़िया सा एग्जांपल है, आप किसी को भी दे सकते हो। यहीं से एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी एक रिएक्शन जो हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में आपको एक स्टेप नहीं लग रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आने पहले में आपने A बनाया, फिर B बनाया, फिर C बनाया और फिर आपका प्रोडक्ट। मान लो आपको मतलब कि 3 स्टेप लग गए। पहला स्टेप
दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप, और ये तो फाइनल है, ये तो फाइनल है, ये तो फाइनल है आपको जो आपने जो दिखा दिया। लेकिन मान लो रिएक्शन आपकी 4 स्टेप में हुई, कितने स्टेप में हुई? 4 स्टेप में हुई। तो भैया आपको मैं बता दूं, जो जो स्टेप आपका सबसे स्लो होगा, जो स्टेप आपका सबसे स्लो होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, और इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे चारों में से जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसकी यील्ड कितनी होगी, और वो कितने टाइम में बनेगा, कितने टाइम में बनेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? जो आपका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, यहीं से वो चीज निकल के आएगी। बाइक कितनी बनेगी, कितने टाइम में बनेगी, कब तक बनेगी, कौन डिसाइड कर रहा था? इंजन। कौन डिसाइड कर रहा था? इंजन। तो यहाँ पे भी जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो आपका डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की यील्ड और कितने टाइम में बनेगा। ये आपका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप डिसाइड करेगा, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RDS। RDX नहीं है बे, RDX नहीं है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं बची, मेरे पास जगह नहीं बची। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा। हम तो लूप में जी रहे हैं, थोड़ा सा आप भी लूप में जिए, जी लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको देख लीजिए। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अभी इसमें एक छोटा सा चीज और बच गई है, एक्सेस अमाउंट कैसे निकाला जाए। लिमिटिंग रीजन तो वो होता था जो खत्म हो गया, जो तो खत्म होना ही था रिएक्ट करके। जैसे यहाँ पे एक्सेस क्या था? अरे भैया अगर 20 तुम्हारे इंजन बन चुके हैं, तो बाइक में कितने चक्के लगते हैं बे? 4 तो लगते नहीं, 2 लगते हैं। तो तुम्हारी कितने चक्के चले गए होंगे? चक्के 40 चक्के तो यूज हो गए, कितने बचे? 460। 460 चक्के व्हील्स अभी भी बचे हुए हैं, तो वो हो गया एक्सेस अमाउंट। वैसे भी रिएक्शन पे भी हम लोग निकालते हैं एक्सेस अमाउंट। यहाँ पे अगर कोई हैंडल की बात करेंगे तो भैया 20 हैंडल यूज हुए हैं, और 980 हैंडल अभी भी रखे हुए हैं गोदाम में, रखे हुए हैं गोदाम में। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और बताइए क्या चल रहा है, कमेंट करिए यार, कमेंट करिए। भैया कमेंट करोगे तो बड़ा अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ दुनिया साथ है, नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग ज्यादातर इसी चीज में फंसे रहते हैं कि दुनिया क्या बोल रही है, हमको दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या बोलेगी रे। अच्छा करोगे तो दुनिया अच्छा बोलेगी, खराब करोगे तो दुनिया हंस लेगी। अच्छा करने भी जाओगे तब भी दुनिया हंस लेगी, जब तक तुम अच्छा कर ना डालो, जब तुमसे हो ना जाए, जब तक तुमसे हो ना जाए। हमारा समाज ऐसा है कि मेंटेलिटी है कि भैया नौकरी कर लो, क्या अपना अपना कुछ पढ़ा रहे हो, अपन अभी तुम दुकान खोल के बैठ जाओ, तुमको कोई कंग्रेचुलेशन नहीं बोलेगा। अभी तुम्हारी एक बाबू की नौकरी लग जाए तो पता नहीं 100 तरीके के लोग आ जाएंगे, लड़की का लड़के से रिश्ता करवाने, और लड़के का रिश्ता लड़की से करवाने, है ना। तो ठीक है, वो तो आप लोग जानते हो, समझते हो। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं बेटा, और बड़ी मजा आ रही है। आज थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है ना, और थोड़ा आज मैं दिन में यहाँ पे वीडियो बनानी पड़ रही दोपहर में, तो आज गर्मी है, मैं रात में वीडियो बनाता हूँ तो उसमें थोड़ा सही रहता है। तो क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, धन्यवाद। आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा।